हेलो स्टूडेंट्स। एस सी वर्मा में करेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव 1 हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में 1 to 15 डिस्कस किया था। अब ये पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 to 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 12 देख लो। टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ्स, और बी the equivalent internal resistance is smaller than either of the two internal resistances। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इसमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। तो दो नॉन आइडियल बैटरीज है। नॉन आइडियल बैटरीज मतलब जिसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अपन ने एक सेल का ईएमएफ E1 और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लिया, और एक और सेल ले लिया जिसका इंटर ईएमएफ E2 और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो इनको एक के बाजू में एक सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि जो नेट ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 होता है अगर प्रॉपर कनेक्शन है तो। और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि जो नेट ईएमएफ है, रिजल्टेंट ईएमएफ है ई नेट, वो E1 से भी ज्यादा आएगा, और नेट ईएमएफ E2 से भी ज्यादा आएगा। और ऐसे ही नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी R1 से भी ज्यादा होगा और R2 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों का सन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ईच ऑफ ए एंड बी इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखो, ईएमएफ तो ज्यादा है E1 और E2 से, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। टोटल वाला R1 से भी ज्यादा है और R2 से भी ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ठीक है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन आइदर ऑफ टू। लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन। अगर ये लार्जर देन होता तो सही हो जाता। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट सही है। तो ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी भी रॉन्ग है इसमें और डी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13। Two non-ideal batteries are connected in parallel. Consider the following statement. A statement है the equivalent EMF is smaller than either of the two EMFs, and B is the equivalent internal resistance is smaller than the either of the two internal resistance। तो इस बार बैटरीज को, नॉन आइडियल बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये हमने ले लिया E1 EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और एक और ले लिया हमने, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इनको कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। तो अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखें, नेट ईएमएफ लिखें, तो उसका ये फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1, अगर सब प्रॉपर कनेक्शन है R1 प्लस R2। और ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ पे भी जो नेट ईएमएफ है ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये E1 और E2 से ज्यादा ही आएगा। E1 से भी ज्यादा होगा और नेट वाला E2 से भी ज्यादा होगा, जबकि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार छोटा हो जाएगा, R1 से भी छोटा होगा और ये R2 से भी छोटा हो जाएगा। तो ए स्टेटमेंट में है द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग है। ये वाला हमारा रॉन्ग है। और बी है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द आइदर ऑफ द टू, तो ये वाला करेक्ट है। तो ए रॉन्ग है और बी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। ये सी सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। Question number 14. The net resistance of an emitter should be small to ensure that. Option A है it does not get overheated, B है it does not draw excessive current, C it can measure large current, and D is
इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द करेंट टू बी मेजर्ड। तो एमीटर बनाते कैसे थे, इसमें हम गैल्वेनोमीटर के साथ में एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते थे। ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको ही एमीटर कहते थे। और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल कम से कम होना चाहिए, आइडियल का तो जीरो हो जाता है। तो अगर जैसे हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा है, एक सेल लगा हुआ है, तो इसमें अगर हम एमीटर लगा देंगे तो इसमें से कुछ करंट जाएगा, ये करंट एमीटर से होके जाएगा और एमीटर इस करंट को रीड करता है। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट का करंट कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और ये वैल्यू ज्यादा होने से, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने से सर्किट का करंट बहुत कम हो जाएगा और वो तो सही रीडिंग हमें मिलेगी ही नहीं। तो द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी स्मॉल, तो इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होना चाहिए ताकि ये सर्किट के करंट को चेंज ना करे। अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट का जो करंट है ये बहुत कम हो जाएगा और गलत रीडिंग मिलेगी हमको। इसका सही आंसर जो है ये बी है। इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द करेंट टू बी मेजर्ड। यहाँ पे सर्किट में एमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा तो करेंट बिल्कुल कम हो जाएगा। क्वेश्चन 15, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी लार्ज टू इंश्योर दैट। जो वोल्टमीटर होता है इसको बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ में एक काफी हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं और इस पूरे अरेंजमेंट को ही वोल्टमीटर बोलते हैं। और जो वोल्टमीटर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर ये ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं, तो इसके लिए हम सर्किट देखते हैं। ये सपोज हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ में एक सेल लगा हुआ है जिसका कुछ ईएमएफ पी है और इसमें से करंट पास हुआ। हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसमें आर की वैल्यू तो फिक्स है, ये आर में तो चेंज होता नहीं है। अब यहाँ पे बचा हुआ है करंट। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दें रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल ऑर्डर में, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जाएगा इस पॉइंट पर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखते हैं ताकि इसमें से करंट कम से कम जाए। नीचे से कम करंट जाएगा, ज्यादा पूरा मैक्सिमम पार्ट करंट का रेजिस्टेंस से क्रॉस कर जाएगा जिसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना है। अगर मान लो यहाँ पे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होता तो ज्यादा करंट वोल्टमीटर से जाएगा, यहाँ से ज्यादा जाएगा और इस रेजिस्टेंस में से जाने वाले करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आई जो है ये लेस हो जाएगा अगर इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो तो। और आई कम हो जाएगा तो जो बी का मेजरमेंट होगा इसकी भी कम वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हमको यहाँ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ता है। तो ये इंश्योर करना पड़ता है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इसमें से कम करंट जाए। ज्यादातर तो करंट जो मेन रेजिस्टेंस है उसमें से निकल जाए और उसकी वैल्यू कम ना हो और जो मेजरमेंट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का वो भी कम ना हो, सही रीडिंग मिले। तो इसका भी सही जो आंसर है ये डी होता है। इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। करंट के चेंज होने से बी चेंज आ जाएगा अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा हो, कम होगा तो। 16 देखते हैं। कंसिडर अ कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट, लेट Q be the charge given to the capacitor in time interval 10 millisecond and Q2 Q1 है ये, and Q2 be the charge given in the next time interval of 10 millisecond। लेट, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है।
or let 10 microcoulomb charge be deposited in the time interval t1 and next 10 microcoulomb charge is deposited in the next time interval t2। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे ए बी सी डी, सही आंसर चेक करना है। Q1 Q2 और T1 T2 में रिलेशन देखना है। तो जो चार्जिंग सर्किट होता है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर हम इसको एक बैटरी लगा के चार्ज करें तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आता है उसकी इक्वेशन कुछ ये होती है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और ये जो चार्ज है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते जाते हैं, कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं और इनफाइनाइट टाइम के बाद में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, क्यू नॉट हो जाती है। तो यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं, मान लो ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड का 10 मिली सेकेंड का टाइम है, तो यहाँ पे ये चार्ज आए, ये Q1 चार्ज आया। फिर अगले 10 वाले में 10 मिली सेकेंड में फिर Q2 चार्ज आए, ये Q2 चार्ज आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाले जो ग्राफ में देखो, ये वाला चेंज ज्यादा है और ये वाला चेंज कम है। मतलब पहले 10 मिली सेकेंड में ज्यादा चार्ज आएंगे, कर्व धीरे धीरे, कर्व की जो ग्रोथ है ये कम होती जाती है, पहले ज्यादा फास्ट चार्जिंग होती है और धीरे धीरे चार्जिंग स्लो होती जाती है। तो पहले 10 मिली सेकेंड में ज्यादा चार्ज आएंगे, अगले 10 मिली सेकेंड में कम चार्ज आएंगे, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा। और यही हम टाइम के साथ भी देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे में फिर से यही ग्राफ बना लेना है Q और T, और यही कर्व है बिल्कुल, इसको फिर से ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड है, ऐसा बोला हुआ है कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज डिपॉजिट होने में T1 टाइम लग रहा है, तो अपन कुछ ले लें। मान लो ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसको डिपॉजिट होने में ये T1 टाइम लग रहा है, तो 10 से 20 होने में देखो ये वाला जो टाइम लगेगा वो उतनी चार्ज डिपॉजिट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, T2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। T1 टाइम में 10 माइक्रोकूलम चार्ज डिपॉजिट हुए, अगले 10 माइक्रोकूलम में डिपॉजिट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि चार्ज के डिपॉजिट होने का रेट कम होता चला जाता है, स्लो होती जाती है चार्जिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर T1 कम होगा और T2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए और ये आंसर हमें बी ऑप्शन मिलेगा। थैंक यू।